हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ से जोहार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल प्राइम एकेडमी में। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का विषय है झारखंड में विभिन्न शासन व्यवस्थाएं। आइए इस वीडियो से संबंधित, इस विषय से संबंधित आज के पहले प्रश्न को देखते हैं और यह है मुंडा शासन व्यवस्था से संबंधित पहला प्रश्न। मुंडा जनजाति को प्रजातीय दृष्टि से किस समूह में रखा जाता है? ऑप्शन है प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड, मंगोलियाड, निग्रोयाड या कॉकेसस। आपको बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। इन चार ऑप्शन में इसका सही जवाब क्या होगा। आइए जानते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, इसका सही जवाब है प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड। प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड समूह से मुंडा जनजाति का प्रजातीय दृष्टिकोण से इसको रखा जाता है। आइए इससे संबंधित इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मुंडा भारत की एक ऐसी जनजाति है जो सिर्फ झारखंड में ही पाई जाती है। प्रजातीय दृष्टि से मुंडा जनजाति को प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड में के समूह में रखा जाता है। दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, मुंडारी भाषा किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती है? ऑप्शन है ऑस्ट्रो एशियाटिक, द्रविड़, आर्य या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑस्ट्रो एशियाटिक। आइए इससे संबंधित इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मुंडारी मुंडा जनजाति द्वारा बोले जाने वाली भाषा है। मुंडा अपनी भाषा को होडो जगर कहते हैं। मुंडारी ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा के अंतर्गत आती है। तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा, मुंडा जनजाति में उस स्थान को क्या कहते हैं जहां इनके ग्राम देवता निवास करते हैं? ऑप्शन है अखड़ा, शासन, गीतियोड़ा या सरना। तो इसका सही जवाब होगा सरना। इससे संबंधित इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मुंडा गांव में 3 विशेष स्थल होते हैं जो जनजातीय गांव की विशेषता भी मानी जाती है। ये स्थान है सरना, जहां इनके ग्राम देवता निवास करते हैं, अखड़ा जहां पंचायत की बैठक होती है, और शासन जो समाधि स्थल होती है। चलिए चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न है हमारा, मुंडा जनजातीय गांव में युवा गृह को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है धूमकुड़िया, अखड़ा, गीतियोड़ा या सरना। आपको बताना है इसमें सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, इसका सही जवाब होगा गीतियोड़ा। इससे संबंधित इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मुंडा जनजाति के युवा गृह को गीतियोड़ा कहा जाता है। धूमकुड़िया उरांव जनजाति के युवा गृह को कहा जाता है। मुंडा जनजाति में पूजा स्थल को सरना तथा पंचायत स्थल को अखड़ा कहा जाता है। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है और काफ़ी बार पूछा गया है। पांचवें प्रश्न की ओर चलते हैं। ये हमारा पांचवा प्रश्न है, पढ़ा पंचायत के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है यह मुंडा जनजाति से संबंधित है, पढ़ा राजा का पद वंशानुगत होता है, पढ़ा राजा को किसी भी प्रकार का राजस्व नहीं प्राप्त होता है, या यह मुंडा की सर्वोच्च कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका माना जाता है। तो इसमें बताना आपको कि कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें हम शुरू से देखते हैं, यह मुंडा जनजाति से संबंधित है। ये सही है। पढ़ा राजा का पद वंशानुगत होता है, तो इसका ये जो होगा, पढ़ा राजा का पंच वंशानुगत नहीं होता है, इसका चुनाव होता है। तो ये गलत हो गया। ग देखते हैं, पढ़ा राजा को किसी भी प्रकार का राजस्व प्राप्त नहीं होता है, तो ये सही है। और आखिरी में है घ, यह मुंडा की सर्वोच्च कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका मानी जाती है, तो ये भी सही जवाब है। चलिए, तो इसका सही जवाब होगा पढ़ा राजा का पद वंशानुगत होता है। ये गलत है, इसलिए ये सही हो गया। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पढ़ा राजा का पद वंशानुगत नहीं होता, बल्कि इसका चुनाव होता है। छठे प्रश्न की ओर चलते हैं। छठा प्रश्न है हमारा, मुंडा शासन व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो इसके ऑप्शन देखते हैं। प्रत्येक गांव का एक पंचायत होता है जिसका प्रमुख मुंडा या हाथू मुंडा कहलाता है। कई गांवों या ग्राम पंचायतों को मिलाकर एक पट्टी बनता है जिसका प्रमुख मानकी होता है। कई पट्टियों को मिलाकर पढ़ा बनता है जिसका प्रमुख पढ़ा राजा कहलाता है। और ऑप्शन घ है पढ़ा पंचायत में 5 कार्यपालक अधिकारी होते हैं जिनका चुनाव होता है। तो बताना है कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कौन सा कथन असत्य इसका हो सकता है। प्रत्येक गांव का एक पंचायत होता है जिसका प्रमुख मुंडा या हाथू मुंडा कहलाता है, ये सही है, यानी ये असत्य नहीं हो सकता। ख देखते हैं, कई ग्रामों या ग्राम पंचायतों को मिलाकर एक पट्टी बनता है जिसका प्रमुख मानकी होता है, यह भी सही है। ग देखते हैं, कई पट्टियों को मिलाकर पढ़ा बनता है जिसका प्रमुख पढ़ा राजा कहलाता है, यह भी सही है। और आखिरी ऑप्शन है पढ़ा पंचायत में 5 कार्यपालक अधिकारी होते हैं जिसका चुनाव होता है, यह ऑप्शन असत्य है क्योंकि इनका चुनाव नहीं होता है, ये सभी पद वंशानुगत होते हैं। आइए इसका सही जवाब देखते हैं क्या होगा। जी हाँ, इसका सही जवाब यह है पढ़ा पंचायत में 5 कार्यपालक अधिकारी होते हैं जिसका चुनाव होता है, यह ऑप्शन
यह लाइन गलत है, ऑप्शन के हिसाब से यह सही है क्योंकि यह असत्य लाइन में आता है। इससे संबंधित इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पढ़ा पंचायत के अंतर्गत 5 कार्यपालक पदाधिकारी होते हैं जो इस प्रकार से हैं: दीवान, ठाकुर, पांडे, कर्ता और लाल। ये सभी पद वंशानुगत होते हैं, इनका चुनाव नहीं होता। ये सभी पदाधिकारी पढ़ा राजा के अधीन कार्य करते हैं। अगले प्रश्न 7वें प्रश्न की ओर चलते हैं। इन दोनों कथनों में यह बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। मुंडा मानकी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? यह स्थानीय शासन की एक प्रणाली है, इसका संबंध मुंडा जनजाति से है। आइए ऑप्शन देखते हैं। केवल 1, केवल 2, केवल 1 और 2 या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से बताना है कि मुंडा मानकी के संदर्भ में यह स्थानीय शासन की एक प्रणाली है, ये सही है। इसका संबंध मुंडा जनजाति से, यह भी सही है। यानी इसका सही ऑप्शन होगा 1 और 2 दोनों। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए इसका सही जवाब है 1 और 2 दोनों। मुंडा मानकी मुंडा शासन व्यवस्था का एक प्रमुख आधार है। यह स्थानीय पंचायत के रूप में कार्य करता है। चलिए 8वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 8वां प्रश्न है हमारा, मुंडा शासन व्यवस्था में अखड़ा का क्या महत्व है? ऑप्शन है, अखड़ा वह स्थान है जहाँ ग्राम देवता निवास करते हैं। यह वह स्थल है जहाँ पंचायत की बैठक होती है। यहाँ शवों को दफनाया जाता है। यह मुंडा जनजाति में युवा गृह को अखड़ा कहते हैं। तो आप बताना है कि कौन सा कथन जो है मुंडा शासन व्यवस्था से अखड़ा का महत्व, कौन सा कथन अखड़ा से क्या मिल रहा है? तो इसका सही जवाब होगा वह स्थल जहाँ पंचायत की बैठक होती है। बाकी ये सब गलत है। उत्तर है यह वह स्थल है जहाँ पंचायत की बैठक होती है। इससे संबंधित इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अखड़ा वह स्थान है जहाँ पंचायत की बैठक होती है और रात्रि में युवक युवतियाँ एकत्रित होकर नाचते गाते हैं। 9वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 9वां प्रश्न है हमारा, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? ऑप्शन है संथाल, उरांव, मुंडा या कोरवा। तो इसका सही जवाब होगा, दूसरी सबसे बड़ी जनजाति की बात करी है तो उरांव होगा। प्रथम में संथाल है। आइए इससे संबंधित इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति संथाल है। इनकी कुल जनसंख्या लगभग 27.54 लाख है। इसके बाद उरांव लगभग 17.16 लाख व मुंडा करीब 12.29 लाख है। इस प्रकार संथाल, उरांव व मुंडा राज्य की कुल जनजातीय आबादी का लगभग 66% है। अकेले संथालों की आबादी ही कुल जनजातीय आबादी के लगभग 32% है। अगले प्रश्न चलते हैं 10वें प्रश्न की ओर। मुंडाओं के ग्राम पंचायत को क्या कहा जाता है? अखड़ा, हातू, पढ़ा या मानकी। तो इसका सही जवाब होगा हातू। इससे संबंधित इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मुंडा जनजाति में प्रत्येक गांव का एक पंचायत होता है जिसे हातू कहा जाता है तथा इसका प्रमुख मुंडा या हातू मुंडा कहलाता है। 11वें प्रश्न की ओर चलते हैं। मुंडा शासन व्यवस्था में खूंट का क्या अर्थ है? गांव, परिवार, भूमि या राजा। तो इसका सही जवाब होगा खूंट का। मुंडा शासन में खूंट का अर्थ होता है परिवार। इससे संबंधित इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए इसका सही जवाब है परिवार। मुंडा शासन व्यवस्था में खूंट का अर्थ परिवार होता है। इस व्यवस्था में प्रत्येक खूंट अपने जंगल और जमीन का मालिक होता है। 12वें प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द मुंडा को कहा जाना पसंद नहीं है? ऑप्शन है काली, कोल, माली या राजा। तो इसका सही जवाब होगा कोल। कोल शब्द है मुंडा को कहा जाना पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इससे संबंधित मुंडाओं के सामाजिक जीवन के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि मुंडा समाज को कोल कहा जाना पसंद नहीं है। इससे पूर्व कई विदेशी विद्वानों ने इन्हें कोल कहकर ही संबोधित किया। 13वें प्रश्न की ओर चलते हैं हम। 13वां प्रश्न है हमारा, मुंडा गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है मांझी, पुजारी, पाहन या महतो। तो इसका सही जवाब होगा पाहन। इससे संबंधित इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसका सही उत्तर है पाहन। मुंडा गांव के धार्मिक प्रधान को पाहन कहा जाता है। इसके मुख्य देवता सिंह बोंगा है। गांव की सबसे बड़ी देवी को देसावली के नाम से जाना जाता है। मुंडा शासन व्यवस्था में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे टोटल 13 महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको हमने काफ़ी अच्छे से रखा है व्याख्या के साथ। ये आपके किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी उपयोगी होंगे, खास करके जीएसएससी और जेपीएससी के लिए। चलिए इसके साथ अगले हम लोग नागवंशी शासन व्यवस्था की ओर चलते हैं। और नागवंशी शासन व्यवस्था में हम लोग देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को उसकी व्याख्या के साथ। लगभग इसमें हमने 11 प्रश्नों को रखा है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसकी व्याख्या के साथ इसलिए दिए हैं ताकि आप लोग इससे संबंधित और भी कोई प्रश्न बनता है तो उसे भी आप आसानी से हल कर सकते हैं और समझ सकते हैं। चलिए नागवंशी शासन व्यवस्था के पहले प्रश्न को चलते हैं। नागवंशी शासन व्यवस्था का पहला शासक कौन था? छत्रसाल, दुर्जनशाल, मेदिनी राय या फनी मुकुट राय। तो इसका सही जवाब होगा फनी मुकुट राय। आइए इससे संबंधित इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसका सही जवाब है फनी मुकुट राय।
प्रथम शताब्दी यानी 64 ईस्वी में मुंडाओं की राजव्यवस्था नागवंशियों को हस्तांतरित की हुई थी। नागवंशियों के प्रथम राजा फनी मुकुट राय ने मुंडाओं की पढ़ा व्यवस्था को और विस्तार देने का प्रयास किया। व्याख्या से आप समझ सकते हैं कि मुंडा शासन व्यवस्था का प्रथम राजा कौन थे। दूसरे प्रश्न को चलते हैं। छोटा नागपुर खास के किस नागवंशी शासक को नियमित माल गुजारी कर न देने पाने के कारण मुगल शासक जहांगीर द्वारा 16 से 16 ईस्वी में कैद करके किसे रखा गया? एनी शाह, मेदिनी राय, फनी मुकुट राय या दुर्जन साल? तो इसका सही जवाब होगा दुर्जन साल। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कर ना दे पाने के कारण छोटा नागपुर खास के नागवंशी शासक दुर्जन साल को मुगल शासक जहांगीर के आदेश पर 1616 ईस्वी में 12 वर्षों तक ग्वालियर के किले में कैद रखा गया। इसके बाद तीसरे प्रश्न की ओर चलते, इससे संबंधित है। कितने रुपये सालाना कर देने की सहमति के आधार पर दुर्जन साल को कैद से मुक्त किया गया? ऑप्शन है 5,000 रुपये, 6,000 रुपये, 7,000 रुपये या 10,000 रुपये। तो इसका सही जवाब होगा 6,000 रुपये। 6,000 रुपये सालाना कर देने की सहमति के आधार पर दुर्जन साल को मुगलों की कैद से मुक्त कर दिया गया। चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न है हमारा, नागवंशी राजाओं की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? चूटिया, दोइसा, खुखरा या सुतियांबे? तो इसका सही जवाब होगा सुतियांबे। इससे संबंधित इसकी व्याख्या देख लेते हैं। छोटा नागपुर में नागवंशी शासक की नींव फनी मुकुट राय ने डाली। इन्होंने अपनी राजधानी सुतियांबे को बनाई। पांचवें प्रश्न की ओर चलते हैं। पांचवा प्रश्न है हमारा, नागवंशी परिवार का मुख्यालय दोइसा से क्यों स्थानांतरित किया गया? ऑप्शन है दोइसा को अभिशक्त घोषित किया गया, जल की कमी थी, जंगली जानवरों का डर था या दोइसा युद्ध में नागवंशी पराजित हुए? तो इसका सही जवाब होगा दोइसा युद्ध में नागवंशी पराजित हुए। इससे संबंधित इसकी व्याख्या देख लेते हैं। नागवंशी परिवार का मुख्यालय दोइसा से स्थानांतरित कर पालकोट ले जाया गया क्योंकि नागवंशी राजा अपने पड़ोसी राज्य से दोइसा में हुए युद्ध में पराजित हुए थे। नागवंशी राजाओं की राजधानियों का क्रम इस प्रकार रहा: सुतियांबे, चूटिया, खुखरा, दोइसा, पालकोट और रातूगढ़। छठे प्रश्न की ओर चलते हैं हम। छठा प्रश्न है हमारा, नागवंशी राजा ने सर्वप्रथम नवरत्न नामक 5 मंजिला भवन का निर्माण कहाँ करवाया? ऑप्शन है नागफेनी, दोइसा, पालकोट या रातू? तो इसका सही जवाब होगा दोइसा। आइए इससे संबंधित इसकी व्याख्या देख लेते हैं। नागवंशी राजा ने दोइसा में नवरत्न नामक 5 मंजिला भवन का निर्माण करवाया। दोइसा नागवंशी शासकों की राजधानी थी। सातवें प्रश्न की ओर चलते हैं। सातवां प्रश्न है, नागवंशी शासक व्यवस्था की शुरुआत कहाँ से हुई थी? पहली सदी से, दूसरी सदी में, तीसरी सदी में या चौथी सदी में? इसके पहले इसकी व्याख्या बता चुके हैं कि यह पहली सदी में नागवंशी शासक व्यवस्था की शुरुआत हुई। इससे संबंधित इसकी व्याख्या देख लेते हैं। नागवंशी शासक व्यवस्था की शुरुआत छोटा नागपुर खास में प्रथम शताब्दी यानी 64 ईस्वी में हुई। इस वंश का प्रथम शासक फनी मुकुट राय था। आठवें प्रश्न की ओर चलते हैं। आठवां प्रश्न हमारा, किस नागवंशी शासक राजा को नागवंश का आदि पुरुष माना जाता है? ऑप्शन है दुर्जन साल, फनी मुकुट राय, प्रताप राय या रघुनाथ शाह? तो इसका सही जवाब होगा फनी मुकुट राय। आइए इससे संबंधित इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसका सही जवाब है फनी मुकुट राय। झारखंड के छोटा नागपुर खास में नागवंशी शासक व्यवस्था की शुरुआत प्रथम सदी यानी 64 ईस्वी से मानी जाती है। फनी मुकुट राय को इस वंश का प्रथम शासक या संस्थापक होने के कारण नागवंश का आदि पुरुष भी कहा जाता है। 9वें प्रश्न की ओर चलते हैं हम। किस नागवंशी राजा ने अपनी राजधानी सुतियांबे से स्थानांतरित कर चूटिया ले गया? ऑप्शन है फनी मुकुट राय, भीमकर्ण, दुर्जन साल या प्रताप राय? तो इसका सही जवाब होगा प्रताप राय। इससे संबंधित इसकी व्याख्या देख लेते हैं। फनी मुकुट राय ने छोटा नागपुर खास क्षेत्र में नागवंश की स्थापना की तथा सुतियांबे को अपनी राजधानी बनाया। इस वंश का चौथा शासक प्रताप राय हुआ, जिसने स्वर्णरेखा नदी के तट पर स्थित चूटिया को अपनी राजधानी बनाया और वहीं से शासन कार्य किया। 10वें प्रश्न की ओर चलते हैं हम। 10वां प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन नागवंशी शासक जहांगीर का समकालीन था? फनी मुकुट राय, दुर्जन साल, भीमकर्ण या रघुनाथ शाह? तो इसका सही जवाब होगा दुर्जन साल। इससे संबंधित इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तुजुके जहांगीर के अनुसार 1615 से 1616 ईस्वी में जहांगीर के सेनापति इब्राहिम खान ने खुखरा यानी झारखंड पर आक्रमण किया तथा वहां के तत्कालीन नागवंशी शासक दुर्जन साल को कर न देने के कारण कैद कर 12 वर्षों तक ग्वालियर के किले में रखा। दुर्जन साल मुगल बादशाह जहांगीर तथा शाहजहां का समकालीन था। 11वें प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 11वां प्रश्न है, निम्न में से कौन एक नागवंशी राजाओं की राजधानी नहीं थी? सुतियांबे, चूटिया, सीसिया या खुखरा? तो इसका सही जवाब होगा सीसिया या नागवंशी राजाओं की राजधानी नहीं थी। इससे संबंधित इसकी व्याख्या देख लेते हैं।
छोटा नागपुर के नागवंशी राजाओं ने सुतियांबे, चूटिया, खुखरा, दोईसा, पालकोट और रातूगढ़ को अपनी राजधानी बनाई। सिसिया रामगढ़ राज्य की आरंभिक राजधानी थी। इस वंश की स्थापना 1368 ईस्वी में बागदेव सिंह ने की थी। अपने बड़े भाई सिंह देव के साथ ये नागवंशी महाराज की सेवा में थे। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आगे हम लोग पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था आप अगले वीडियो में देख सकते हैं इसी चैनल पे, इसी प्लेलिस्ट पे। यह वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर कंटिन्यू इसको करेंगे तो। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आगे आप पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था, मांझी शासन व्यवस्था आदि शासन व्यवस्था को आप देख सकते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।